हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड में अब तक मनिया योजना की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। सदन के अंदर से लेकर सड़क और चुनाव में अब तक तरफ इस योजना का जिक्र हो रहा था, लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी तक की देश की सबसे बड़ी योजना की खबर पहुंच गई। यह मामला नीति आयोग की बैठक में सामने आया है। कैसे पूरी जानकारी पीएम तक पहुंची यह आगे बताएंगे। इससे पहले इस योजना के बारे में बताते हैं क्या है और कब शुरुआत की गई। झारखंड में 56.61 हजार महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। 9 माह से अब तक सभी बेटी बहन के खाते में पैसा जा रहा है। हालांकि सत्यापन के बाद में कुछ लोगों का नाम काटा गया है। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, जिसके 4 किस्त के बाद बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया, जिससे यह योजना की चर्चा हर तरफ है। झारखंड ही नहीं, राज्य से बाहर भी जब भी किसी महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है तो उसमें उदाहरण के तौर पर मनिया योजना का जिक्र किया जाता है। इस योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य साफ है कि नारी शक्ति को कैसे मजबूत करें और बेटी बहन को स्वावलंबी कैसे बनाएं। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। साथ ही सीएम हेमंत की सबसे बड़ी योजना में से यह शामिल है। अपने वादे के मुताबिक इसे हर तरह से बेहतर कर रहे हैं। कोई भी एडिशन आती है तो तुरंत एक्शन देखने को मिलता है। जब मनिया योजना की लाभुक को बैंक खाता लिंक करने की बारी आई तो खुद सीएम ने विभाग को आदेश दिया और कैंप लगवाकर सभी की समस्या को दूर करने का काम किया है। अब जब देश में इस योजना की चर्चा है और इस बीच नीति आयोग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे थे। जैसे ही हेमंत सोरेन ने महिला सशक्तिकरण पर बताया कि वह 50 लाख से अधिक बेटी बहन को हर माह 2,500 रुपए मनिया योजना के जरिए दे रहे हैं। इस पैसे से महिलाओं के जीवन में बेहतर ग्रोथ हुआ है। अब झारखंड की बेटी किसी की मोहताज नहीं है। इसके बाद तो सभी सीएम हेमंत को देखते रह गए। खुद पीएम ने भी इस योजना की सराहना की है। झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज यानी 27 मई 2025 को सुबह 11 बजे जारी होगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jc.jcharkhand.gov.in व jcresults.com पर आसानी से चेक कर सकते हैं। पिछले साल की बात करें तो 2024 में झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 90.39% रहा था। झारखंड बोर्ड द्वारा जैक कक्षा 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक, जबकि जैक कक्षा 12वीं परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक किया गया था। जेएसई बोर्ड 10th रिजल्ट 2025। ऐसे करें चेक झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in of jacresults.com पर जाना होगा। होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज के लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज पर झारखंड 10वीं रिजल्ट 2025 के लिंक पर जाना होगा। अब रोल नंबर और रोल कोड से लॉगिन करें। लॉगिन करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट ले लें। जैक 10वीं रिजल्ट पिछले साल अच्छा रहा था। पिछले साल कुल 3,78,398 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से पास फीसदी 90.39% पास प्रतिशत दर्ज किया गया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी तक 12वीं के रिजल्ट जारी करने को लेकर जानकारी नहीं जारी किया है, लेकिन पिछले वीक 8वीं का रिजल्ट और उससे पहले 9वीं का रिजल्ट जारी कर दिया था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजधानी रांची के राजभवन के समीप सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की गई है कि राज्य में जल्द से जल्द सरना धर्म कोड लागू किया जाए। प्रकृति के उपासक हैं,
आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना में आदिवासियों का एक अलग कॉलम हो ताकि आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व बचा रहे। साथ ही आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं और उनका प्रकृति से गहरा रिश्ता है। ऐसे में आदिवासी समाज के लोग हमेशा से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है तो इसकी मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन होगा। आदिवासी क्षेत्र में हार का बदला ले रही है भाजपा। वहीं पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सरना धर्म कोड और आदिवासी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को नहीं देखना चाहती है क्योंकि झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें भारी शिकस्त मिली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें बदले की भावना से देख रहे हैं। इधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने भी ये बात कही है कि केंद्र सरकार इस तरह से आदिवासियों का हक नहीं मार सकती है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री राधाकृष्णन किशोर, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी, विधायक सुरेश बैठा, विधायक राजेश कछाप के अलावे बोर्ड निगम के सदस्य, अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 27 मई को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। गृह सचिव वंदना दादेल द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों एवं अन्य कार्यालय से पदाधिकारी भाग लेंगे, जिसमें विधि व्यवस्था को लेकर 16 एजेंडों पर समीक्षा की जाएगी। इन मुद्दों पर होगी खास चर्चा। जारी पत्र के अनुसार जिन बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी उसमें बड़ी आपराधिक घटनाएं, साइबर क्राइम, अवैध हथियार, अवैध घुसपैठ, महिलाओं के प्रति अत्याचार, एससी एसटी के प्रति अत्याचार, भूमि विवाद, मॉब लिंचिंग, माननीयों की सुरक्षा, न्यायालय सुरक्षा, सांप्रदायिक घटना, जातीय तनाव, एसिड अटैक, अवैध खनन, अवैध लॉटरी और अवैध शराब जैसी घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इधर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर पुलिस महकमा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला स्तर से प्राप्त रिपोर्ट को बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। बीते मार्च में सीएम ने की थी उच्च स्तरीय समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले बीते 12 मार्च को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पर्व त्योहार को लेकर निर्देश दिए गए थे। विगत महीनों में पुलिस को काफी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के बड़े आपराधिक गैंग पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी चर्चा इस बैठक में होगी। इसके अलावा राज्य में पुलिस ने विगत दिनों एक बड़ा अभियान चलाकर अफीम की खेती नष्ट करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर चलाए जा रहे चरस, गांजा, ड्रग्स जैसे नशे की रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं। समीक्षा बैठक में पुलिस के द्वारा इन सभी कार्रवाई की चर्चा करते हुए आगे की कार्य योजना और जरूरतों पर प्रकाश डाले जाने की संभावना है। झारखंड के 12 जिलों में लगभग 4,400 हेक्टेयर में किसानों से प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग कराई जाएगी। कृषि विभाग की एजेंसी ओफाज के माध्यम से यह काम कराया जाएगा, जिससे राज्य भर के 11,000 किसानों को जोड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार पिछले बजट में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की ऐलान किया था, जिसमें सभी राज्यों को सहयोग किया जा रहा है। इसी के तहत राज्य के 12 जिलों में कुल 88 क्लस्टर का निर्माण होगा। इन जिलों में साहिबगंज, दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा और पलामू शामिल हैं। वैसे क्लस्टर को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पहले ऑर्गेनिक खेती हुई हो। मालूम हो कि प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती से कुछ अलग है। इसमें खेती करते समय प्राकृतिक उपज वाली चीजों का ही उपयोग खाद या कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इस खेती से जुड़े किसानों को खाद और कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कृषि सखी की होगी अहम भूमिका। प्राकृतिक खेती में कृषि सखी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनको प्रशिक्षित किया जाएगा।
दो कृषि सखी 125 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करेंगी। खेती के लिए कम से कम 50 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए। कृषि सखी प्रखंड स्तरीय कमेटी के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी और ग्राम सभा की बैठक आयोजित करेगी। इन सभी को प्राकृतिक खेती और इसके फायदे के बारे में बताया जाएगा। इसमें सरकार से मिलने वाले सहयोग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कौन होगी कृषि सखी? जानकारी हो कि वैसी महिलाओं को केवल कृषि सखी बनाया जाएगा जिनके पास कम से कम 1 साल प्राकृतिक खेती का अनुभव है। साथ ही जिस क्षेत्र के लिए कृषि सखी का चुनाव होगा वह उसी क्लस्टर की रहने वाली होगी। इसके अलावा कृषि सखी को स्थायी भाषा में बात करना और लिखना पढ़ना आना चाहिए। प्रधान संस्था करेगी सहयोग। प्रधान संस्था को राज्य स्तर पर इस काम को सहयोग करने की जिम्मेदारी मिली है। बताया गया कि औफाज के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने प्रधान को पत्र लिखकर उसके अनुभव का लाभ लेने की बात कही है। मालूम हो कि प्रधान संस्था पिछले 5 साल से जैविक खेती का प्रचार प्रसार कर रही है। इस कारण संस्था से जिला उद्यान पदाधिकारी के साथ संपर्क कर योजना को गति देने का आग्रह किया गया है। संस्था ने कई जिलों में क्लस्टर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। पाकुद्दा जिले के हिरणपुर बाजार की गली नंबर 1 की ये तस्वीरें उस सच्चाई को बयान कर रही हैं जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल है। सड़कें पानी में डूबी हैं, हर कदम कीचड़ से लथपथ है, जहां लोग मजबूरी में गंदे पानी पर चलकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने को लाचार हैं। यह सिर्फ पानी का जमाव नहीं, बल्कि सिस्टम की सुस्त रफ्तार और जिम्मेदारों की चुप्पी का आईना है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है और आम जनता को हर दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है। गली में चारों ओर पानी का जमाव है, कीचड़ से लथपथ रास्ते हैं और इन सब के बीच लोग मजबूर, लाचार और नितांत अकेले हर रोज इन हालातों से जूझ रहे हैं। सब्जी मंडी की हालत तो और भी भयावह है। जहां ताजगी और साफ सफाई होनी चाहिए, वहां गंदगी और बदबू का आलम है। लोग कीचड़ और बदबूदार पानी के बीच से होकर सब्जी खरीदने को मजबूर हैं। कोई विकल्प नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है और सबसे दुखद बात यह है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की सड़न है जो बरसों से सुधार का इंतजार कर रही है। हर सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं तो पहले पानी से लड़ते हैं। ग्राहक आते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी और नाराजगी होती है। महिलाएं साड़ी और सलवार समेटती हुई रास्ता तय करती हैं और बुजुर्ग, वो तो बस किसी सहारे की तलाश में आंखें गड़ा देते हैं। क्या यही है विकास की तस्वीर? क्या यही है सुशासन का सच? स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, जनप्रतिनिधियों को कई बार कॉल किए गए, सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाया गया, लेकिन नतीजा वही देखेंगे, जांच करेंगे, बहुत जल्द समाधान होगा जैसी खोखली बातों का पुलिंदा। यह केवल एक तस्वीर नहीं, यह आवाज है उस पीड़ा की जो अब शब्दों से बाहर आ चुकी है। अब सवाल उठता है, कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे और कब सुनी जाएगी जनता की यह कराह? मोरहाबादी न्यू वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं मंगलवार को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाना है, लेकिन दुकानदार इससे आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि एक ही जगह पर सभी दुकानदारों को बसाया जा रहा है। जो दुकानदार पहले से रजिस्टर्ड थे, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन ने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक WPC 717/2022 के आदेश के आलोक में 202 याचिकाकर्ता फुटपाथ विक्रेताओं को मोरहाबादी में वेंडर मार्केट के माध्यम से बसाने का निर्णय हुआ है। इसी के अंतर्गत निगम ने आवंटन फॉर्म जारी कर लॉटरी प्रणाली से चबूतरा एवं स्थान आवंटित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन निगम द्वारा हाल ही में जारी 179 दुकानदारों की सूची में कई दर्जन याचिकाकर्ता दुकानदारों के नाम शामिल नहीं हैं। इन विक्रेताओं ने 2016 के सर्वे में भी पूरा दस्तावेज जमा कर रखा था, फिर भी उनका नाम सूची से बाहर रखा गया है। साथ ही फूड मार्केट एवं सब्जी मार्केट को एक ही स्थान पर समाहित कर देने के निगम के प्रस्ताव को भी विक्रेताओं ने पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी 202 याचिकाकर्ताओं को उनका वैध अधिकार देते हुए अलग अलग फूड व सब्जी मार्केट के लिए स्थान आवंटित किया जाए। साथ ही मार्केट में स्ट्रीट लाइट, पानी,
बिजली कनेक्शन, शौचालय एवं डस्टबिन की व्यवस्थाओं को शीघ्र सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। रोशन ने बताया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल नगर प्रशासक और उप प्रशासक से मिलकर इन विषयों पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने पहुंचा था। यदि निगम समयबद्ध तरीके से इन मांगों पर कार्रवाई नहीं करता है तो कोई भी दुकानदार आगामी लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करेगा। जनगणना प्रपत्र के धर्म वाले कॉलम में अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रांची में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार प्रणव झा, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, सांसद कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। सरना धर्म कोड की लड़ाई भी जीतेंगे। सुखदेव भगत इस मौके पर लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि केंद्र की सरकार ने साजिश रचकर जनगणना प्रपत्र से अन्य वाला कॉलम को हटाया है। अब हम राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अलग सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की मांग के सामने झुकते हुए मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने को बाध्य हुई, उसी तरह सरना धर्म कोड लागू करना होगा। भाजपा आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाहती है। नमन विकसल, वहीं कांग्रेस के विधायक नमन विकसल कोंगारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरना सनातन एक है की बात कर आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाहती है। दरअसल भाजपा का ध्यान आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर है। उसे वह अपने उद्योगपति मित्रों में बांटना चाहती है। अलग सरना धर्म कोड लागू हो। राजेश ठाकुर, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार ने विधानसभा से पारित कराकर अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन भाजपा इस पर चुप्पी साधे बैठी है। राजेश ठाकुर ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार अलग सरना धर्म कोड की मांग पर घुटने नहीं टेक देती, तब तक पार्टी जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आंदोलन जारी रखेगी। पसंद का धर्म मानना हमारा मौलिक अधिकार के। राजू, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के राजू ने कहा कि हमारी मांग सरना धर्म कोड है। जिन राज्यों में आदिवासियों का कोई और नाम से धर्म है, वहां उस हिसाब से आदिवासियों के लिए कोड हो, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई शिल्पी नेहा तिर्की सरना धर्म कोड को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब जनगणना प्रपत्र से धर्म वाले कॉलम से अन्य को हटा दिया गया है, तो फिर आदिवासी समुदाय क्या करेगा? इस धर्म में वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन के दम पर अलग सरना धर्म कोड लेकर रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि हम संविधान की बात करते हैं, सामूहिकता और मेलजोल की बात करते हैं, लेकिन यह भाजपा और उसके नेताओं को यह पसंद नहीं है। उन्हें मनुवादी और मनुस्मृति पसंद है। भारतीय रेलवे के इतिहास में कुछ योजनाएं सिर्फ पहल नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक बन जाती हैं। रांची रेल मंडल से शुरू की गई दो ऐसी योजनाएं, मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते, आज न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे के सामाजिक उत्तरदायित्व की नई परिभाषा भी गढ़ रही है। इन अभियानों ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वह भरोसा कायम किया है जिसकी जरूरत देश को लंबे समय से थी। मेरी सहेली, अकेली महिला यात्रियों की निडर यात्रा की साथी, सितंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची रेल मंडल से शुरू हुई मेरी सहेली योजना को जब 17 अक्टूबर 2020 को देश भर में लागू किया गया, तब इसका मुख्य उद्देश्य था अकेली महिला यात्रियों को ट्रेनों में सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर यात्रा का अनुभव देना। सतर्क और सेवा के लिए तत्पर मेरी सहेली की टीम इस योजना के तहत महिला आरपीएफ कर्मियों की एक विशेष टीम पहले से ही उस ट्रेन के आगमन से पूर्व प्लेटफॉर्म पर तैनात होती है जिसमें महिला यात्री यात्रा कर रही होती है। टीम प्रत्येक कोच में जाकर महिला यात्रियों से संवाद करती है, उन्हें सुरक्षा सुझाव देती है और उनका नाम, मोबाइल नंबर,
यात्रा गंतव्य जैसी जानकारी दर्ज की जाती है। यह डेटा न केवल किसी आपात स्थिति में सहायता के लिए उपयोगी होता है, बल्कि सुरक्षा के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। हेल्पलाइन नंबर की दी जाती है जानकारी। महिलाओं को 139 जैसे हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनके माध्यम से वे किसी भी संकट की स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना को महिला यात्रियों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। वे अब अधिक सुरक्षित और जागरूक महसूस कर रही हैं, जिससे महिला यात्राओं की संख्या और निर्भीकता दोनों में वृद्धि देखी गई है। नन्हे फरिश्ते, मासूम चेहरों की मुस्कान लौटाने की मिशन स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर शुरू की गई नन्हे फरिश्ते योजना का उद्देश्य है रेलवे परिसर और ट्रेनों में बच्चों की तस्करी रोकना और लापता या भटके हुए बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके परिवार या पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाना। रांची मंडल द्वारा इस योजना को जिस संवेदनशीलता और तत्परता से लागू किया गया, उसने अब तक 200 से अधिक मासूम बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाया है। इनमें 92 नाबालिग लड़के, 80 नाबालिग लड़कियां, 12 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 14 से अधिक तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इस मिशन की गंभीरता और सफलता को दर्शाता है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि आरपीएफ की टीम न केवल सतर्क है, बल्कि प्रशिक्षण और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ हर स्थिति में तत्परता से काम कर रही है। रांची से निकली रोशनी, देश भर में फैली सुरक्षा की लौ, मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते जैसी योजनाएं सिर्फ रेलवे की पहल नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरूकता, मानवीयता और जवाबदेही की जीवंत मिसालें हैं। रांची रेल मंडल से शुरू होकर ये योजनाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो चुकी हैं और बाकी जोन भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित कर रहे हैं। रेल मंत्रालय और आरपीएफ की यह सोच है कि रेलवे सिर्फ यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और गरिमा का भी संरक्षक है। इन योजनाओं के माध्यम से भारतीय रेलवे की साख बढ़ी है, महिला यात्रियों के बीच भरोसा भी कायम हुआ है। एक पहल से बनी परिवर्तन की लहर, रांची रेल मंडल की ये दोनों योजनाएं आज भारतीय रेलवे की सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुकी हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इन अभियानों ने यह सिद्ध किया है कि यदि इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता हो, तो रेलवे जैसी विशाल व्यवस्था भी मानवीय सरोकारों की दिशा में प्रभावी कदम उठा सकती है।